नमस्कार दोस्तों। एक पल के लिए विचार कीजिए, आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व का समय। ना कोई आधुनिक यंत्र था, ना ही समय प्रबंधन सिखाने वाले कोई बड़े आयोजन। बिल्कुल सही। लेकिन उस युग में कोई एक व्यक्ति बाकायदा ये तय कर रहा था कि एक रचनाकार को सुबह कितने बजे उठना चाहिए। वो लिख रहा था कि लेखक के कक्ष का वातावरण कैसा हो, रोशनी कहाँ से आनी चाहिए, हाँ, और तो और ये भी कि हर रचनाकार को अपने साथ हमेशा एक छोटी पुस्तिका रखनी चाहिए ताकि अचानक आया कोई भी विचार खो ना जाए। मतलब आज हम जिस रचनात्मक अनुशासन की बात करते हैं, उसका पूरा खाका कोई 10वीं शताब्दी में ही तैयार कर चुका था। ये सच में अद्भुत है। और हम यहाँ किसी आज के जीवन शैली मार्गदर्शक की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 9वीं 10वीं शताब्दी के महान संस्कृत विद्वान आचार्य राजशेखर की। हम्म, आचार्य राजशेखर। हाँ, और उनके महाग्रंथ काव्य मीमांसा की। ये कोई साधारण नियमों की पुस्तक नहीं है। अगर आप इसे गहराई से पढ़ें तो यह एक रचनाकार के मस्तिष्क, उसके अनुशासन और भाषा विज्ञान का एक अत्यंत गहरा और व्यवहारिक स्वरूप प्रस्तुत करती है। ये सच में बहुत ही रोचक है, क्योंकि साधारणतया जब भी हम किसी प्राचीन संस्कृत विद्वान के बारे में सोचते हैं तो एक छवि बनती है, कोई बहुत ही गंभीर व्यक्ति जो बस आश्रम में बैठकर रूखे सूखे नियम बना रहा है। बिल्कुल, एक नीरस सी छवि। हाँ, जिसका वास्तविक जीवन की रचनात्मकता से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो तथ्य मैंने राजशेखर के बारे में पढ़े हैं, वो इस पूरी छवि को पलट देते हैं। वो केवल उपदेश नहीं दे रहे थे, वो स्वयं एक बहुत बड़े नाटककार थे, है ना? एकदम सत्य। राजशेखर की पृष्ठभूमि बहुत ही दिलचस्प है। वो यायावर वंश के थे और उन्हें कविराज मतलब कवियों के राजा की उपाधि प्राप्त थी। वो गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं के दरबार में रहते थे। महिपाल और महेंद्रपाल के दरबार में। हाँ, महिपाल और महेंद्रपाल। और जैसा आपने कहा, वो कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो सिर्फ बंद कमरे में लिखते हों। उन्होंने कर्पूर मंजूरी जैसे अत्यंत लोकप्रिय नाटकों की रचना की थी। मतलब वो उन नियमों को स्वयं पर लागू कर रहे थे। बिल्कुल, वो जानते थे कि दर्शकों को क्या पसंद आता है, मंच पर क्या प्रभाव डालता है। वो एक ऐसे मार्गदर्शक थे जो स्वयं उस रचनात्मक संघर्ष से नित्य गुजरते थे। और यहाँ पर राजशेखर के जीवन का एक और पहलू है जिसने मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रभावित किया। हाँ, जब हम 10वीं शताब्दी की बात करते हैं तो स्पष्ट है कि वो एक अत्यंत पुरुष प्रधान समाज रहा होगा। निस्संदेह वो युग ऐसा ही था। लेकिन राजशेखर अपनी पत्नी अवंती सुंदरी का जिस सम्मान के साथ अपने ग्रंथ में उल्लेख करते हैं, वो विस्मयकारी है। वो अपनी पत्नी का नाम एक सर्वोच्च प्राधिकारी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये उस युग में एक बहुत बड़ा साहसिक कदम था। हाँ, ये विचारों की एक बहुत बड़ी क्रांति थी। राजशेखर ने साहित्य और भाषा के अत्यंत जटिल विवादों में अवंती सुंदरी के विचारों को अंतिम निर्णय की तरह रखा है। मतलब उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि इस विषय पर अवंती सुंदरी का ये मत है। बिल्कुल। अवंती सुंदरी स्वयं एक महान विदुषी थीं। उस काल में जहां स्त्रियों को अक्सर बौद्धिक चर्चाओं से दूर रखा जाता था, वहां राजशेखर अपनी पत्नी को अपने बौद्धिक स्तर के समान मान रहे थे। ये एक तरह का विद्रोह था, एक मौन लेकिन शक्तिशाली विद्रोह। ये तो बिल्कुल आज के किसी अत्यंत प्रगतिशील जोड़े जैसा प्रतीत होता है। ये दर्शाता है कि उनका दृष्टिकोण कितना विशाल था। अच्छा, अब अगर हम इस ग्रंथ की संरचना की बात करें तो इसके साथ एक बहुत बड़ी त्रासदी भी जुड़ी हुई है ना? एक ऐसा नुकसान जिसने साहित्य की दुनिया को हमेशा के लिए निर्धन कर दिया। बहुत बड़ी त्रासदी। राजशेखर ने मूल रूप से इस महाग्रंथ को 18 अधिकरणों मतलब 18 विशाल खंडों में रचने की योजना बनाई थी। ये साहित्य का एक संपूर्ण विश्वकोश होने वाला था। 18 खंड। हाँ, लेकिन समय की मार और इतिहास के पन्नों में इसका बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए लुप्त हो गया। आज हमारे पास उन 18 खंडों में से केवल प्रथम खंड ही शेष है, जिसे कवि रहस्य कहा जाता है। केवल एक खंड। और मतलब हमने 17 खंडों का असीमित ज्ञान हमेशा के लिए खो दिया। ये तो किसी खजाने के लुट जाने जैसा है। बहुत ही हृदय विदारक है। बिल्कुल, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगी कि ये जो इकलौता खंड बचा है, वो भी अपने आप में एक विशाल ब्रह्मांड है। सच में? इसमें ऐसा क्या है? इस अकेले कवि रहस्य में 18 अत्यंत गूढ़ भाग हैं। इसमें शास्त्र संग्रह है, जिसमें कविता का इतिहास है। शास्त्र निर्देश है, जो बताता है कि कविता अन्य कलाओं से भिन्न कैसे है। और शब्दों के उपयोग पर भी कुछ है ना? हाँ, पदवाक्य विवेक,
जो व्याकरण और शब्दों के सटीक चयन पर केंद्रित है। आप स्वयं सोचिए, अगर केवल पहला भाग इतना विस्तृत है तो उन लुप्त हुए 17 खंडों में उन्होंने क्या कुछ नहीं पिरोया होगा। सोचना भी कठिन है कि हमने क्या खो दिया। इन्हीं 18 भागों में से एक है काव्य पुरुषोत्पत्ति। जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि यहाँ कोई नीरस सिद्धांत होगा, लेकिन उन्होंने तो एक पूरी रहस्यमयी कथा ही रच डाली है। राजशेखर की यही तो सबसे बड़ी विशेषता है। वो अत्यंत जटिल सिद्धांतों को भी एक जीवंत कथा में बदल देते हैं। वो साहित्य की प्रकृति को समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर रूपक का आश्रय लेते हैं। मैं चाहूंगी कि आप उस कथा का वर्णन करें। वो लिखते हैं कि ज्ञान की देवी सरस्वती ने घोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, काव्य पुरुष। ये काव्य पुरुष अत्यंत आकर्षक और तेजवान था। फिर आगे क्या हुआ? बाद में इस काव्य पुरुष का विवाह एक अत्यंत कुशाग्र बुद्धि वाली कन्या से होता है, जिसका नाम है साहित्य विद्या। तो कविता और साहित्य का विवाह हो रहा है। लेकिन इसके पीछे का वास्तविक अर्थ क्या है? उन्होंने इसे पति पत्नी के रूप में क्यों दर्शाया? क्योंकि यहाँ काव्य पुरुष प्रतीक है शब्द का और साहित्य विद्या प्रतीक है अर्थ की। शब्द और अर्थ। बिल्कुल। राजशेखर ये समझा रहे हैं कि कोई भी महान रचना तभी जन्म लेती है जब शब्द और उसका अर्थ बिल्कुल एक दूसरे में विलीन हो जाएं, जैसे दो जीवन साथी। बिना अर्थ के अच्छे शब्द केवल कोलाहल हैं और बिना उचित शब्दों के आप कोई गहरी भावना व्यक्त नहीं कर सकते। ये बहुत ही सुंदर व्याख्या है। और कथा यहाँ समाप्त नहीं होती। ये दोनों पति पत्नी विश्व भ्रमण पर निकलते हैं। वो गौड़ देश, पांचाल और विदर्भ जैसे विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे वो यात्रा करते हैं वहां की संस्कृति का उन पे प्रभाव पड़ता है। एकदम सही पहचाना आपने। राजशेखर यहाँ यह स्पष्ट कर रहे हैं कि भौगोलिक परिस्थितियां किसी रचनाकार की शैली को कैसे परिवर्तित करती हैं। जैसे जैसे ये जोड़ा अलग अलग स्थानों से गुजरता है, वहां की जलवायु, वहां के लोगों की वेशभूषा और वहां की बोलचाल उनके स्वभाव में घुल-मिल जाती है। और इसी से विभिन्न रीतियों यानी लेखन शैलियों का जन्म होता है। हाँ, जैसे वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति आदि। मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है कि यदि कोई व्यक्ति किसी महानगर की तीव्र गति वाली जीवन शैली में पला बढ़ा है तो उसकी कहानी सुनाने की गति और शब्द चयन बहुत अलग होंगे। बिल्कुल। और वहीं अगर कोई व्यक्ति किसी शांत पहाड़ी गांव में लिख रहा है तो उसकी रचना में एक अलग तरह का ठहराव होगा। राजशेखर ने इस सत्य को 10वीं शताब्दी में ही समझ लिया था कि हमारा परिवेश हमारी क्रियात्मकता को भौतिक रूप से बदल देता है। 100% सत्य। और इसी रचनात्मक मनोविज्ञान को राजशेखर ने एक और सिद्धांत के माध्यम से बहुत गहराई से परखा है। उन्होंने प्रतिभा पर एक विस्तृत चर्चा की है। प्रतिभा? मतलब वो आंतरिक अग्नि जो किसी कलाकार में होती है। हाँ, वही अग्नि। उन्होंने इस प्रतिभा को 2 मुख्य भागों में विभाजित किया है। पहली है कार्ययत्री प्रतिभा और दूसरी है भावयत्री प्रतिभा। कार्ययत्री प्रतिभा वह शक्ति है जो रचनाकार के भीतर होती है, जो उसे कुछ नया सृजन करने का साहस देती है। एक मिनट, यहाँ पर एक बहुत ही पुराना विवाद सामने आता है। क्या ये रचनात्मक प्रतिभा जन्मजात होती है? मेरा तात्पर्य है कि क्या कोई महान लेखक जन्म से ही महान होता है या फिर उसे कठोर परिश्रम से बनाया जा सकता है? राजशेखर ने इस विवाद को बहुत ही तार्किक ढंग से सुलझाया है। उन्होंने इस कार्ययत्री प्रतिभा के 3 स्तर बताए हैं। पहला है सहजा, यानी वह प्रतिभा जो जन्मजात है। मतलब जैसे जो बचपन से ही असाधारण क्षमता वाले होते हैं, एकदम शुद्ध और प्राकृतिक कौशल। हाँ, बिल्कुल। फिर दूसरा स्तर है आर्या। यह वह प्रतिभा है जो आप निरंतर अध्ययन, अभ्यास और कठोर परिश्रम से अर्जित करते हैं। तो यह वह बात हो गई जहां आप वर्षों तक दिन रात अभ्यास करते हैं, स्वयं को तराशते हैं और तब जाकर पूर्णता तक पहुंचते हैं। एकदम सही। और तीसरा है औपदेशिकी। ये वो प्रतिभा है जो किसी योग्य गुरु या मार्गदर्शक की शिक्षा से जागृत होती है, जब कोई दूसरा व्यक्ति आपके भीतर छिपी असीम संभावनाओं को बाहर निकालता है। ये तीनों ही स्तर बहुत महत्वपूर्ण हैं। हाँ, लेकिन राजशेखर एक बहुत ही कठोर सत्य कहते हैं। वो मानते हैं कि जन्मजात प्रतिभा सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप निरंतर अभ्यास नहीं करेंगे तो वो जन्मजात प्रतिभा भी जंग खाकर नष्ट हो जाएगी। ये तो हर कलाकार के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है, एक कड़वा सच। लेकिन अभी आपने दूसरी श्रेणी की भी बात की थी, भावयत्री प्रतिभा।
अगर कार्येत्री रचनाकार की शक्ति है तो ये भावयेत्री प्रतिभा किसके लिए है? यहीं पर राजशेखर पूरा खेल पलट देते हैं। भावित्री प्रतिभा श्रोता या पाठक की प्रतिभा है। पाठक की प्रतिभा। हाँ, एक सहृदय पाठक, श्रोता या समीक्षक की क्षमता, ये वो शक्ति है जो किसी पाठक को ये समझने की दृष्टि देती है कि रचनाकार ने अपने हृदय का कौन सा हिस्सा पन्नों पर उतारा है। राजशेखर अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि बिना किसी संवेदनशील और समझदार पाठक के एक कवि का सारा परिश्रम व्यर्थ है, मिट्टी के समान है। अरे वाह! मतलब वो कह रहे हैं कि एक उत्कृष्ट कृति केवल रचनाकार के बल पर महान नहीं बनती। बिल्कुल नहीं। अगर कोई अत्यंत भावपूर्ण कविता लिख दे लेकिन उसे पढ़ने वालों के पास उन भावनाओं को समझने की वो प्रतिभा ही न हो तो वो कविता मृत है। ये तो सारा दायित्व पाठक पर डाल देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि प्रतिभा केवल मंच पर खड़े व्यक्ति में होनी चाहिए, लेकिन राजशेखर कह रहे हैं कि दर्शक दीर्घा में बैठने वाले में भी प्रतिभा होनी आवश्यक है। बिल्कुल सत्य। राजशेखर का मानना है कि रचनाकार केवल एक बीज बोता है, लेकिन वो बीज एक विशाल वृक्ष बनकर खिलता पाठक के मस्तिष्क में ही है। अगर पाठक का मन उपजाऊ नहीं है तो वो कला वहीं दम तोड़ देगी। यह वास्तव में बहुत गहरा विचार है। अब उस हिस्से पर आते हैं जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया, कविचर्या, यानी एक लेखक की दिनचर्या। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे लगा जैसे मैं किसी युद्ध की तैयारी का विवरण पढ़ रही हूँ। इतना कठोर अनुशासन। हाँ, कविचर्या का वर्णन अत्यंत व्यवहारिक और कठोर है। राजशेखर कहते हैं कि एक लेखक का निवास स्थान अत्यंत स्वच्छ होना चाहिए और ऋतु के अनुकूल होना चाहिए, और उन्होंने एक रचनाकार के पूरे दिन को 4 प्रहरों में बांट दिया है। 4 प्रहर? वो कैसे विभाजित किए गए हैं? पहला प्रहर है प्रातःकाल का समय, जो केवल अध्ययन और संसार का सूक्ष्म अवलोकन करने के लिए है। संसार को समझना। दूसरा प्रहर है दोपहर का, जहां आप उस अर्जित ज्ञान का उपयोग करके वास्तविक लेखन करते हैं। फिर तीसरा प्रहर है दोपहर के बाद का समय, जो कुछ लिखा गया है उसके संशोधन और त्रुटियां सुधारने के लिए है। मतलब अपनी ही रचना को एक आलोचक की दृष्टि से देखना। बिल्कुल। और चौथा प्रहर है रात्रि का, जहां आप अपने मित्रों और अन्य विद्वानों के साथ बैठकर उस दिन लिखे गए कार्य पर विचार विमर्श और वाद विवाद करते हैं। इसके पीछे का मनोविज्ञान कितना अद्भुत है। सुबह आपका मस्तिष्क एकदम ग्रहणशील होता है, तो आप संसार को अपने भीतर उतारते हैं। दोपहर में आप एकाग्र होकर सृजन करते हैं और रात्रि में आप उस पर दूसरों की प्रतिक्रिया लेते हैं। हाँ, एक संपूर्ण चक्र। और इसी दिनचर्या में वो नियम भी आता है ना कि हमेशा अपने पास एक छोटी पुस्तिका रखनी चाहिए। हाँ, राजशेखर का कड़ा निर्देश था कि एक रचनाकार के पास हमेशा ताड़पत्र, जो उस काल का कागज था, और कलम तथा स्याही होनी ही चाहिए, क्योंकि विचार किसी की प्रतीक्षा नहीं करते, वे कभी भी आ सकते हैं। वो अनुशासन को इतना अधिक महत्व देते थे। बहुत अधिक। उनका मानना था कि रचनात्मकता एक उफनती हुई नदी की तरह है, लेकिन अनुशासन वे किनारे हैं जो उस नदी को एक निश्चित दिशा में बहने में सहायता करते हैं। लेकिन यहाँ मेरे मस्तिष्क में एक बहुत बड़ा द्वंद्व उत्पन्न हो रहा है। एक तरफ राजशेखर इतने तार्किक है, अनुशासन की बात कर रहे हैं, मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने इसी ग्रंथ में कवि समय का उल्लेख करते हैं। मतलब साहित्य की कुछ ऐसी मान्यताएं जो विज्ञान की दृष्टि से बिल्कुल ही अर्थहीन है। आप किन विशेष मान्यताओं की ओर संकेत कर रही हैं? जैसे उन्होंने लिखा है कि चकोर नाम का एक पक्षी होता है जो केवल चांदनी पीकर जीवित रहता है, या फिर कि यदि कोई सुंदर स्त्री अशोक के वृक्ष को अपने पैरों से स्पर्श कर ले तो उस वृक्ष पर अचानक फूल खिलने लगते हैं। ये उदाहरण तो हैं। मेरा प्रश्न ये है कि कोई पक्षी चंद्रमा की रोशनी पीकर कैसे जीवित रह सकता है? ये तो प्राकृतिक रूप से असंभव है। राजशेखर जैसा अत्यंत तार्किक व्यक्ति इस असत्य को क्यों बढ़ावा दे रहा था? राजशेखर कहते हैं कि संसार में सत्य 2 प्रकार के होते हैं, एक वैज्ञानिक सत्य और एक भावनात्मक या काव्यगत सत्य। मतलब तथ्य बनाम भावनाएं। एकदम सटीक। जब एक कवि कहता है कि चकोर पक्षी चांदनी पी रहा है, तो वो आपको जीव विज्ञान नहीं पढ़ा रहा है, वो आपको तड़प, विरह और प्रतीक्षा की भावना समझा रहा है। प्रतीक्षा की भावना। हाँ, वो ये बता रहा है कि जब कोई अगाध प्रेम में होता है तो उसका जीवित रहना केवल अपने प्रेमी की एक झलक यानी उस चांदनी पर निर्भर करता है। और रही बात अशोक के वृक्ष पर फूल खिलने की, हाँ, वो भी तो असंभव है। वो वनस्पति विज्ञान नहीं है, वो वसंत और यौवन की ऊर्जा का एक रूपक है।
राजशेखर स्पष्ट करते हैं कि अगर साहित्य भी केवल तथ्य और आंकड़े गिनने लगा तो वो एक नीरस दस्तावेज बन जाएगा, कविता नहीं। ओह मतलब विज्ञान हमारे मस्तिष्क को संतुष्ट करता है, लेकिन साहित्य हमारी आत्मा को स्पर्श करता है। इसलिए साहित्य में इन अवास्तविक बातों का अपना एक अलग सत्य है, जो मानवीय भावनाओं को उड़ान देता है। ये बहुत ही तार्किक है। बिल्कुल। राजशेखर का पूरा ध्यान इसी बात पर था कि एक रचनाकार को अपनी मूल आवाज कैसे खोजनी है। काव्य मीमांसा संभवतः दुनिया की पहली ऐसी मार्गदर्शिका है जिसने साहित्यिक चोरी के विरुद्ध इतने कड़े नियम बनाए थे। साहित्यिक चोरी उस काल में भी? हाँ, उन्होंने लेखकों को कड़ी चेतावनी दी थी कि किसी अन्य के विचार को अपना बताकर प्रस्तुत करना सबसे बड़ा अपराध है, एक पाप है। वो निरंतर मौलिकता पर बल देते थे। मौलिकता, यही तो किसी भी सच्चे कलाकार का अंतिम लक्ष्य होता है। राजशेखर की एक पंक्ति जो मुझे लगता है कि इस पूरी चर्चा का हृदय है, वो है काव्य आत्मा का विस्तार है। बहुत ही सुंदर पंक्ति। मतलब रचना केवल शब्दों का खेल नहीं है, ये अपनी आत्मा को विस्तृत करने का, उसे मुक्त करने का माध्यम है। ये ग्रंथ वास्तव में केवल 10वीं शताब्दी के लिए नहीं था, ये आज के हर उस व्यक्ति के लिए है जो कुछ भी नया सृजना चाहता है। आपने बिल्कुल सही कहा। राजशेखर ने हमें यही शिक्षा दी कि रचनाकार होना कोई सामान्य कार्य नहीं है। ये सोचने की एक विधा है, जीवन को देखने का एक दृष्टिकोण है। इस पूरी चर्चा ने सच में विचारों की कई नई दिशाएं खोल दी हैं। और आज की इस परिचर्चा को विराम देने से पूर्व एक विचार है जिस पर हम सभी को बहुत गहराई से सोचना चाहिए। जरा विचार कीजिए। एक और 10वीं शताब्दी का वो एकाकी लेखक है जो रात के सन्नाटे में ताड़ के पत्तों पर स्याही से लिख रहा है। हाँ। और दूसरी ओर आज का कोई आधुनिक लेखक है जो किसी वातानुकूलित कक्ष में बैठकर अपने चमकते हुए यंत्र पर शब्द उकेर रहा है। दोनों का बाहरी संसार पूरी तरह से भिन्न है। बिल्कुल भिन्न। साधन बदल गए हैं, भाषाएं बदल गई हैं, तकनीक बदल गई है, लेकिन जब वो व्यक्ति एक खाली पन्ने या कोरी स्क्रीन के सामने बैठता है तो अपने भीतर के कोलाहल को शब्दों में उतारने की जो वो तरफ है, अपनी क्षणभंगुर भावनाओं को हमेशा के लिए अमर कर देने की जो जिद है और जो कठोर अनुशासन उसे हर सुबह उठकर लिखने पर विवश करता है, क्या वो आज भी बिल्कुल ऐसा ही नहीं है? बिल्कुल वैसा ही। क्या सदियां बीत जाने के बाद भी एक रचनाकार की मूल आत्मा में, उसके संघर्ष में कभी कोई बदलाव आया है? इस प्रश्न पर एकांत में अवश्य विचार कीजिएगा। और हाँ, अगर अतीत के पन्नों से निकली इस गहरी और भावपूर्ण कहानी ने आपके हृदय को छुआ हो, अगर आपको इसमें अपने भीतर के रचनाकार की झलक दिखी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स में साझा करें, इसे अपनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।